हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की सेकेंड यूनिट है। और ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, necessity and technique of डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इन सब को हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर राकेश चौरे और हम शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पर ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करें। तो सारे यूनिट को हमने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। पहला चैप्टर जो है वो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन को मैं बताऊंगा। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक तरह का क्वेश्चन है जो को रिसर्चर उसका आंसर जानना चाहता है, या एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि रिसर्चर जिसको सॉल्व करना चाहता है, वो है रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जो जिससे रिसर्चर अपनी कंफ्यूजन को, अपनी एप्रहेंसिव को बढ़ाता है। मतलब कि रिसर्च प्रॉब्लम जब मान लीजिए जैसे रिसर्च हम कर रहे हैं, तो कोई एक टॉपिक है हमारे पास, तो अब हम उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में लोगों में एनीमिया हो गया। जनरली वुमेन्स में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी खून की कमी हो जाती है बॉडी में। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर किसी एरिया में ऐसी प्रॉब्लम है तो उस पर रिसर्च करना है हमको। तो ये एक तरह की रिसर्च प्रॉब्लम है। एनीमिया, उस एरिया के लोगों में एनीमिया क्यों हो रहा है, दैट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब उस रिसर्च प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन हमको चाहिए कि क्यों हो रहा है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे कि का रीज़न ये है, और फिर उस रीज़न पे काम करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक तरह का रिसर्च के जो टॉपिक है वो ही रिसर्च प्रॉब्लम होती है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफिकेशन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का। यानी किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका फॉर्मुलेट करना, उसको यानी उसका निराकरण करना, उसको सॉल्व करना, ये रिसर्च प्रोसेस का एक फर्स्ट स्टेप है। तो ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि अच्छी जो रिसर्च स्टडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है, ताकि एक सही रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया जा सके। यानी कुछ भी रिसर्च प्रॉब्लम हम लेके काम नहीं कर सकते। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम हमको लेके और उस पर काम करना होता है। तो इसके लिए हमको बहुत टाइम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। तो ये इस यूनिट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की परिभाषा क्या है? तो करलिंगर ने इसकी एक परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो, ऐसी प्रॉब्लम हम पूछ रहे हैं और वेरिएबल्स के बीच, दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम रिलेशन बता के ऐसी प्रॉब्लम्स को फिर उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये तो थी रिसर्च प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया हो कि डेफिनेशन रिसर्च प्रॉब्लम की क्या है। कोई भी एक हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है, दैट इज आवर रिसर्च प्रॉब्लम। अब उस टॉपिक के थ्रू हमको हमारे रिसर्च के आंसर ढूंढने हैं। जैसे हमको कोई नई मेडिसिन इजाद करनी है, तो वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है कि भाई हमको पर्टिकुलर डिसीज पर मेडिसिन इजाद करनी है। जैसे मैंने एनीमिया का एग्जांपल दिया कि उस पर्टिकुलर एरिया में एनीमिया के इतने मरीज क्यों हैं, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे कि रीज़न क्या है। अब रीज़न हमको पता चलेगा कि हाँ भाई, वहाँ के लोग प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से उनके अंदर खून की कमी है।
तो उनको फूड सप्लीमेंट सप्लाई किए जाएंगे ताकि वो हेल्दी लाइफ जी सके। तो ये है रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हमारा चैप्टर 2 है रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च प्रॉब्लम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एकदम क्लियर और कंसर्न होने चाहिए और डिक्लेरेटिव होने चाहिए, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी रिसर्च को, किसी भी क्वेश्चन को का आंसर ढूंढने के लिए एक पर्टिकुलर दिशा जो दिखाएंगे, वो कहलाएंगे रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए, SMART। इसमें सबका अपना अपना मीनिंग है, SMART। तो उसके जो कैरेक्टर है, ऑब्जेक्टिव के जो कैरेक्टर, वो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट का मतलब, सबसे पहले एस का मतलब है स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, कहाँ करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, इन सब के आंसर हमको पता होना चाहिए। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, जहाँ व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ रहेंगे। व्हाट यानी हम क्या करने वाले हैं, वेयर यानी हम कहाँ करने वाले हैं, व्हेन यानी हम कब करने वाले हैं, और हाउ यानी हम कैसे करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर स्पेसिफिक के अंदर आ जाएंगे। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी जिसको हमने शॉर्ट में स्मार्ट कहा। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक। रिसर्च ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर दूसरा एम, एम का मतलब मेजरेबल, यानी हम जो भी टारगेट्स रख रहे हैं, जो भी बेनिफिट्स रख रहे हैं, उनको हम क्वांटिफाई कर सके, उनको मेजर कर सके। तो वो रिसर्च प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में वो जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा है अचीवेबल, जो भी हमने टारगेट बनाया है, जो भी हमने क्वेश्चन करा रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर हम अचीव कर पाए, ऐसे हमको ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या रिसोर्सेस हैं, क्या कैपेसिटीज़ हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अचीवेबल होना चाहिए। अगला आर, रियलिस्टिक, कुछ भी काल्पनिक नहीं लेना है, जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है उस पर ही काम करना है। अगला टी, टाइम बाउंड, जो भी रिसर्च हमने प्रॉब्लम ली है उसको एक निश्चित समय में हमको कंप्लीट करना होता है। ये नहीं कि बहुत सालों से एक ही रिसर्च करते जा रहे हैं, एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड में उसको हमको कंप्लीट करना होगा। ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम हमको लेना होगा। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टर्स हैं जिसको हमने स्मार्ट के नाम से शो किया: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स के जो टाइप्स हैं उनमें पहला टाइप आता है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव या जनरल जो टाइप आता है। इसमें जो रहता है कि हमको क्या अचीव करना है स्टडी के दौरान, हमको उस रिसर्च प्रॉब्लम के दौरान हमको क्या अचीव करना है। जैसे बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एनीमिया का, कि हमने देख लिया कि यहाँ पे इतने मरीज हैं, तो हमको उससे अचीव क्या होगा? हमको मरीजों की संख्या पता चलेगी और फिर हम उन मरीजों पर सप्लीमेंट देके उनको सही क्योर करने का काम करेंगे। तो ये है कि भाई हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है हम उसको अचीव कर लिया। तो पहला जो टाइप है, ऑब्जेक्टिव है रिसर्च प्रॉब्लम का, वो है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे जनरल। तो एक ही स्टडी हम इसको इसके अंदर करेंगे, कोर प्रॉब्लम से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड स्टडी हम करेंगे। किसी एक टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर हमको काम करना है इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए कहीं छोटे बच्चों में जो है कोलेरा की प्रॉब्लम हो जाती है। कोलेरा एक तरह की फैलने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी में को का अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि भाई कोलेरा की जो मरीज़ हैं वो क्यों बढ़ रहे, छोटे बच्चे जो होते हैं अंडर 5 ईयर्स के,
वो किसी गांव में, मान लीजिए कोई गांव ले लिया, उस गांव में हमने देखा कि भाई कोलेरा के जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इनमें ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो उस क्या फैक्टर्स हैं, उसको इंक्रीज करने वाले क्या फैक्टर्स है, कोलेरा को इंक्रीज करने वाले क्या फैक्टर्स है, उसको डिटरमाइन करना, ये हमारा एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो गया। किसी एक्स गांव में कोलेरा के जो मरीज है, और जनरली ये जो मरीज होते हैं अंडर 5 ईयर बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तो उनमें ये बीमारी फैल रही है, या इस बीमारी के फैलने का क्या कारण है, उसको हमको खोजना है। दैट इज आवर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा ये छोटा होगा। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में हमको देखना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक छोटा ऑब्जेक्टिव होगा, और ये छोटी चीज़ों पर फोकस करेगा, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स पर ये फोकस करेगा, और ये वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करेगा जो कि एक स्टडी के दौरान मेजर किए जा सकेंगे। एक ही स्टडी में सारा कुछ मेजरमेंट हो जाएगा। इसके लिए एक्शन वर्ब्स लेना है, जैसे एक्सक्रेटा डिस्पोजल के लिए कौन सी मेथड्स यूज होती हैं, तो वो उन मेथड का को पता करना है जो एक्सक्रेटा डिस्पोजल के लिए यूज होती है। ये एक हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में हमको एक एरिया पूरा मिलेगा जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हमको एक काम करना होगा। या इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि टू फाइंड आउट मेथड्स यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे किसी एरिया में पानी की टंकी है, वहाँ से पानी आ रहा है, एरिया के लोगों को सप्लाई हो रहा है, और मान लीजिए वो वाटर ट्रीटेड वाटर नहीं है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम है जिससे लोगों को कई तरह की डिसीज़ हो सकती है, ज़्यादातर स्टमक से रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है। तब ऐसी सिचुएशन में वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमको कौन कौन सी मेथड, तो हमको पर्टिकुलर हमारे पास एक स्पेसिफिक वेरिएबल है वाटर, उसके ऊपर हमको काम करना है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फीडिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, उनको क्या खाने पीने की हैबिट्स क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दो तरह के हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है जो हमारा, वो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर है कि अब हम कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें। तो इसके अंदर हम सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, वो होता है एक सुटेबल प्रॉब्लम को चूज करना। कोई एक सुटेबल प्रॉब्लम हमको चूज करना होगा। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन उनमें से एक सुटेबल प्रॉब्लम जो है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर काम करना बहुत बेहद ज़रूरी है, ऐसी प्रॉब्लम्स को, और जो हमारे लिए आसानी से जिस पर हम काम कर सकें, मतलब वो चीज़ें उसकी अवेलेबल हो जाएं, और जो रियलिस्टिक हो, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम पे हमको काम करना होगा। तो पहली जो स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम की, कि सुटेबल रिसर्च प्रॉब्लम हमको चूज करना है। उसके बाद उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार करनी है, कि जैसे हु यानी कौन करेगा, व्हाट क्या करना है, वेयर कहाँ करना है, व्हेन कब करना है, और व्हाई क्यों करना है। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर की एक लिस्ट हमको तैयार करनी है। ये क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, उनके आंसर की एक लिस्ट तैयार करनी है कि हाँ भाई प्रॉब्लम इनसे जुड़ी हुई है, और ये इनके अगर आंसर मिल जाते हैं हमको, तो हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइंड होगी तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। यदि कोई रिसर्च प्रॉब्लम हमने एक टॉपिक तैयार कर लिया, मतलब आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व हो गई। रिसर्च प्रॉब्लम का जो फॉर्मुलेशन है, यानी उसके जो सॉल्यूशन है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके यानी रिसर्च प्रॉब्लम की कौन कौन सी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए,
वो मेथड ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वो टेक्निक ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है उसके सॉल्यूशन के कंपैरिजन। सॉल्यूशन तो मिल जाएगा फाइनली जो भी होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन को कैसे जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से अचीव किया जाए, ये उसका कहलाता है फॉर्मुलेशन, यानी एक फॉर्मूला तैयार करना और उस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्यूशन तक जाना। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉर्मुलेशन जो है रिसर्च प्रॉब्लम का बहुत ज़रूरी पार्ट है। फॉर्मुलेशन क्या है कि एक तरह का सॉल्यूशन के लिए एक तरह की मेथड तैयार करना, दैट इज द फॉर्मुलेशन। जैसे आप मैथ्स में देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से पूरा मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है। बस वही चीज़ है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बनाना है हमको, उस फॉर्मूले से हमको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना है, दैट इज फॉर्मुलेशन। अब इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, यानी पॉसिबल कॉजेस क्या है, और करेंट सिचुएशन क्या है, और क्या डिज़ायरेबल है। इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, यानी उस प्रॉब्लम का एक्चुअल रीज़न क्या है, करेंट सिचुएशन में लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ अवेयरनेस है लोगों में, या लोगों ने कुछ रूमर्स बना रखे हैं, इन सब का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद लोगों को फिर मोटिवेट भी करना है कि नहीं, जैसे कोरोना की प्रॉब्लम आई तब लोगों को मोटिवेट भी करना है कि वी कैन सर्वाइव, मास्क पहने, 2 गज दूरी रखें, ये सारी चीज़ों का लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना है। तो ये कोई रिसर्च प्रॉब्लम जो है, उस रिसर्च प्रॉब्लम में क्या कारण है, किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर कोरोना है तो कोरोना किस कारण से हो रहा है, और करंट सिचुएशन में लोगों के बीच में क्या चल रहा है, और हम लोगों को किस तरह से उस प्रॉब्लम से बचाने के प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर आएगा। अब कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को अगर सिलेक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे या क्या क्राइटेरिया होगा उसका, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा जो भी रिसर्चर है जिसको रिसर्च करना है, उस रिसर्चर का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। जैसे मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं अगर केमिस्ट्री में रिसर्च करूँगा तो मैं ज़्यादा इफेक्टिवली काम करूँगा। अगर मुझे मैथ्स में रिसर्च करने के लिए बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा, या मुझे आर्ट्स में किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए बोलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी जो मास्टरी है वो केमिस्ट्री में, तो मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना कंसंट्रेट करके और रिजल्ट दे सकता हूँ। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने का, वो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से आते हैं। दूसरा, रिसर्चर का एक्सपीरियंस। अगर रिसर्चर के पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो उस तरह से फिर वो, उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या वैल्यूज है, उसका क्या बिहेवियर है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो और बेहतर तरीके से अपनी रिसर्च को अंजाम दे पाएगा। रिसर्चर की ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन हुए हैं क्या इस मामले में, तो उससे फिर प्रॉब्लम सिलेक्ट करना और आसान हो जाता है। रिसर्चर का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो रिसर्च करना चाह रहा है, अगर वो क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम चुनने में आसानी हो जाएगी। यूटिलिटी क्या है रिसर्च की, उसका ओरिजिनलिटी क्या है, किसी का कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी कब आएगी, जब वो खुद काम करेगा तब वो ओरिजिनलिटी आएगी। खुद से हम काम करेंगे तो वो ओरिजिनल वर्क कहलाएगा। तो और उस रिसर्च वर्क की क्या यूटिलिटी है, सोसाइटी को क्या कुछ उससे मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें भी हमको देखना पड़ता है जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या डायरेक्शन है, जहाँ पे रिसर्चर रिसर्च करेगा जो लेबोरेटरी में, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, क्या किस चीज़ों को प्राथमिकता देता है, इस पर भी डिपेंड करेगा रिसर्च प्रॉब्लम चुनना। डेटा की अवेलेबिलिटी है या नहीं, इंफॉर्मेशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टडी एरिया में एक्सेस है कि नहीं, जैसे लाइब्रेरी हो या इंटरनेट जो है हमारे पास इजीली अवेलेबल हो पा रहे हैं या नहीं। अगर हो पा रहे हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम आसान हो जाएगी सॉल्व करना। रिसोर्सेस अवेलेबल हैं या नहीं, जैसे मैन पावर होना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में आपको काम करना है यदि, तो मैन पावर होना चाहिए, या फील्ड में आपको काम करना है, रिसर्च वर्क करना है तो मैन पावर होना चाहिए। मनी होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ ट्रेवल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने होंगे, तो आपके पास आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होने चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट
करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टोटल 9 क्राइटेरियाज हैं। कुछ क्राइटेरियाज तो आपको अभी याद हो गए होंगे कि भाई एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का, एबिलिटी होनी चाहिए उसकी, उसका बिहेवियर, उसका वैल्यूज़ रिसर्च की तरफ वो अट्रैक्टेड हो, कुछ ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन हासिल किया हो, पर्पस और ऑब्जेक्टिव उसके क्लियर होने चाहिए, ओरिजिनलिटी और यूटिलिटी होनी चाहिए वर्क की, ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें बड़ा रोल होता है, डेटा अवेलेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, डेटा एक्सेस, स्टडी एरिया को एक्सेस किया जा सके, रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया होते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के। फिर रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्शन के लिए और भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनमें टाइम फैक्टर, कि हमको टाइमली उस रिसर्च को कंक्लूड करना है, सुपरवाइज़र जो भी आपके गाइड होंगे रिसर्च के, जिनके थ्रू सुपरविज़न में आप काम करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई गुरु होता है जिसके अंडर हमको काम करना होता है। तो जो गाइड हैं उनका टाइम लेना है, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखना है कि वो गाइड ने प्रॉपर उस पर काम किया है, उस पर एक्सपीरियंस है उनका, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या, उनका इंटरेस्ट क्या है। पता चला हमारे जैसे केमिस्ट्री में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, पता चला हमारा गाइड फिजिकल केमिस्ट्री का है और हम काम करना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो गाइड हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें भी हमको सुपरवाइज़र के थ्रू देखनी पड़ती है। इसके अलावा नेचर ऑफ प्रॉब्लम का नेचर क्या है, तो हमको उसके लिए जानना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी टॉपिक से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत छोटा टॉपिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक बहुत छोटा ना हो, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए तो और ज़्यादा बेटर है। और ट्रबल से को अवॉइड करें तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए। अगला चैप्टर हमारा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन करना। तो अब रिसर्च प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी रिसर्च प्रोसेस अगर हम करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो है रिसर्च प्रॉब्लम, जो ये ब्रॉड एरिया को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद एक ब्रॉड टॉपिक लेना होता है जो कि डिलिमिटेड होता है, यानी एक लिमिट नहीं रहेगी उसकी, डिलिमिटेड रहेगा, और उसको फिर नैरो डाउन करना होता है कोई स्पेसिफिक वन में। यानी हमको एक ब्रॉडर एरिया लेना है, उस ब्रॉडर एरिया में से टॉपिक्स निकालने हैं, उनको नैरो करना है, उनको छोटा करना है और फिर उसकी एक प्रॉब्लम बनानी है। ये जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस की, ये सबसे डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग स्टेप होती है। यानी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम चुनना एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है, आइडेंटिफाई करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो सुटेबल प्रॉब्लम को चूज़ करना ये फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की। फिर उसको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। एक बार आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपने तय कर ली तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है। जो भी बिगिनर रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि वो नए हैं, वो नहीं जानते कि कौन सी प्रॉब्लम चूज़ करें, कौन सी प्रॉब्लम जो है उनको भविष्य में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक अच्छा रिसर्चर बना पाएगी। तो ये न्यू जो बिगिनर रिसर्चर होते हैं ये रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में गलती करते हैं। इसका रीज़न जो है, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड नॉलेज, उनके पास इतना नॉलेज है नहीं बिगिनर रिसर्चर के पास कि वो आइडेंटिफाई कर ले रिसर्च प्रॉब्लम, इसीलिए सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा वो रिसर्च प्रॉब्लम से फेमिलियर भी नहीं है, वो उन एरिया से फेमिलियर नहीं है, उन रिसर्च एरिया से फेमिलियर नहीं है, इसलिए भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।
तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कौन कौन सी स्टेप्स हैं? तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की स्टेप में सबसे पहली स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द एरिया। सबसे पहले तो हमको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मैं केमिस्ट्री का व्यक्ति हूँ, केमिस्ट्री में भी अलग अलग ब्रांचें हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल। तो हमको पहले एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट का एरिया कौन सा है। जैसे मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री पे काम किया था, और मेरा कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री पे भी काम था, कुछ ऑर्गेनिक पे भी काम था। तो मैंने तीन मेरे एरिया से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो मेरा ये तीनों पे काम था। तो मैं जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में मास्टर था, इसलिए मेरे को मेरी रिसर्च में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो पहले ही मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री पे काम करना है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल से रिलेटेड थोड़ा। तो इस तरह से मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया अपना। फिर डीलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी मेरी जो प्रॉब्लम, मैंने जिस पर काम किया, मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पे काम किया, यानी मुझे मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे काम था। मैं ड्रग डिज़ाइन जिसको कहा जाता है, उस पर मैंने काम किया। तो उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि मुझे एक ही ड्रग चूज़ करनी है या मुझे एक ही प्रकार की मेडिसिन लेनी है। मैं कोई भी मेडिसिन लेके और उसका काम कर सकता था। तो यही बात है कि डीलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की लिमिट नहीं होनी चाहिए, डीलिमिटेशन होनी चाहिए। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन, अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द एरिया की। सिलेक्शन ऑफ द एरिया के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उस एरिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नोइंग द फील्ड ऑफ एरिया, और प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोइंग द फील्ड ऑफ एरिया, कि कैसे हम एरिया को जानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेप है किसी भी रिसर्चर के लिए, कि कौन सा एरिया चूज़ करना है, क्योंकि बहुत ब्रॉड फील्ड होता है रिसर्च का, उसमें से आपको एक एरिया चूज़ करना है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्टेप होता है, जिसके लिए रिसर्चर को स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे इंटरनेट्स पे या लाइब्रेरी में जाके आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे उससे रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि ये एरिया में हम काम कर सकते हैं। जो भी फील्ड सिलेक्ट किया जा रहा है वो उस पर रिसर्चर कैपेबल हो, मतलब उसने पहले उसके बारे में कुछ पढ़ा हो। जैसे हम मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर में मान लीजिए आप कोई केमिस्ट्री में एमएससी कर रहा है, तो उसने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो उसको वो सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो एरिया के बारे में थोड़ा बहुत उसको नॉलेज रहेगा, तो जो इनिशिएट करना है रिसर्च उसको, वो आसानी से कर सकता है। उसको जजमेंट कर सकता है कि हाँ भाई, ये जो रिसर्च टॉपिक है ये मेरे लिए फिट बैठेगा, मैं इस पर काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आ सकती हैं, इन सब के बारे में उसको पता रहेगा। थॉरो अंडरस्टैंडिंग रहेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी उसकी, कुछ आइडियाज उसके दिमाग में भी खुद में लगे रहेंगे कि हाँ भाई मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। मैं कुछ हाइपोथेसिस वो बना सकता है अपने दिमाग में कि मैं लैब में ये काम कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा तो ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर जिस एरिया में हमको रिसर्च करना है, हमको हमारा बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, तब जाके हम उस फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। इसके लिए हमको कई तरह की बुक्स हमको पढ़नी पड़ेगी, बायोग्राफीज पढ़नी पड़ेगी, पेरियोडिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हमको एक इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे कि भाई इस एरिया में अगर हमको रिसर्च करना है, किसी को लिटरेचर में रिसर्च करना है, तो लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इस पर हम मुझे काम करना है। फिर ब्रॉड एरिया अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है रिसर्च के लिए, तब रिसर्चर को एक छोटा एरिया, अब ब्रॉड के अंदर से एक छोटा टॉपिक आपको लेना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम लेनी पड़ेगी, जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देगी। फिर आता है सोर्स और ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोर्स क्या है, या वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है। अब जैसे कोरोना आया, तो कोरोना का सोर्स क्या था, किस वजह से कोरोना आया, कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई, तो इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, पहला आएगा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर रिसर्चर को पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि उसके सुपरवाइज़र को एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू
वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट कर सकता है। इसके लिए जो भी प्रोफेशनल होगा, उस एरिया का जो भी मास्टर होगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, उससे रिसर्चर को जाके मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसे आइडियाज शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके वो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसके जो आइडियाज़ हैं वो हेल्प करेंगे रिसर्चर को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि एक क्लासरूम का जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के साथ डेली कांटेक्ट में रहता है, ऐसे ही रिसर्चर को अपने वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ डेली कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। जब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, पुपिल इसको बोलते हैं, स्टूडेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, तब वहाँ पे सिर्फ टीचर और पुपिल के बीच में नहीं, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट और मटेरियल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, और इस वजह से कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में क्रिएट होते हैं जिनके आंसर एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू हमको मिल जाते हैं। प्रोफेशनल लिटरेचर भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले, जिसमें एक्सटेंसिव और क्रिटिकल रीडिंग जो होगी उस फील्ड पे, वो पहले से अगर की जा चुकी है तो वो आसान कर देती है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में। रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशनल जर्नल्स जो हैं उनको पढ़ के हम रिसर्च प्रॉब्लम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन इंडेक्स एक कंप्लीट बायोग्राफी है जो कि एजुकेशन की फील्ड में लिखी गई है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। द रिव्यू ऑफ एजुकेशन रिसर्च एक ऐसा पब्लिकेशन है जो अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा चलाया जाता है, इसको पढ़ के भी, ये 3 ईयर के साइकिल में पब्लिश होता है, इसको पढ़ के भी काफ़ी कुछ एजुकेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया हो गया। एनसाइक्लोपीडिया हो गया, उसको पढ़ के भी हम काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं। डिजर्टेशंस, एब्स्ट्रैक्ट, इनको भी पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स भी पढ़े जा सकते हैं, सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़े जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोफेशनल लिटरेचर कहलाता है, जिसको पढ़ के कोई प्रॉब्लम जो है उसको, एक बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके और उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम किया जा सकता है। प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स, अगर आपको रिसर्च का आइडिया चाहिए तो ऐसे एक्सपीरियंस बंदों से बात करें जो पहले से उस पर काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उनके पास ढेरों आइडियाज़ होते हैं, उनसे बात करके, उनसे आइडिया शेयर करके हम अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मीटिंग जो होगी रिसर्च एसोसिएशन की, वहाँ पे वो उनको अटेंड करें, जैसे कि अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन की जो मीटिंग्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ जाएं, वहाँ जाके अपने आइडियाज़ शेयर करें, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ मिलें, उनसे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को शेयर करें, सिंपोजियम में जाएं, पेपर प्रेजेंट करें अपना, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले लें। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन साइंस कांग्रेस एक बहुत बड़ा वो कॉन्क्लेव होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लोग आके, इंडियन साइंस कांग्रेस है, मतलब साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सब इसके अंदर आता है, और सब लोग आके अपने रिसर्च पेपर वहाँ पब्लिश कर, अपने रिसर्च पेपर्स को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, पोस्टर प्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन फॉर सुपरविज़न करिकुलम डेवलपमेंट और पाई डेल्टा कापा जैसे कुछ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं। इन सब के थ्रू हम रिसर्च प्रॉब्लम को आसानी से, ये सारे जो है प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम रिसर्च प्रॉब्लम को और आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंसर्न रहते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उसको उस प्रॉब्लम को दिखाते हैं, जिनके हम छोटे छोटे रिसर्च प्रॉब्लम लेके और फिर उस पर काम कर सकते हैं। इसमें कुछ सजेशंस हैं। सजेशंस ये हैं कि जो भी प्रॉब्लम हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एजुकेटर और रिसर्च वर्कर के लिए कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे कि जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, द डॉक्टर एंड मास्टर्स, यानी एजुकेशन में जो डॉक्टर और मास्टर्स होते हैं उनके बारे वो भी कोई अपनी जो सजेशन है दे सकते हैं। डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट से, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट से, एजुकेशन रिसर्च रिव्यू से सजेशन लिए जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक तो हैं ही सजेशन के लिए, और कुछ असाइनमेंट और रिपोर्ट्स और पेपर्स के थ्रू भी सजेशन लिए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंजेस, इसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या कर सकते हैं क्लासेस में। टीचर्स की ट्रेनिंग की जा सकती है, टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन और कंप्यूटर के थ्रू। नए कोर्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, नए करिकुलम डिज़ाइन किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये सारे जो डेवलपमेंट है ये लगातार होते जा रहे हैं, जिससे नई प्रॉब्लम भी रिसर्च के सामने आ रही है। तो जो डीलिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम हमने ली है उसको एक उसकी बाउंड्री बनाना पड़ेगा, उसकी एक सीमा बनाना पड़ेगा, उसकी एक लिमिट तय करना पड़ेगा कि इस लिमिट तक हमको काम करना है, इसके आंसर हमको इस लिमिट में रखना है। तो यही है डीलिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी इसके अंदर जो है हमको एक लिमिट, टॉपिक की क्लियरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी ताकि उसको रिफाइन किया जा सके, ताकि वो जो टॉपिक है वो इजीली रिसर्चेबल हो जाए। अगर हम रिफाइनमेंट नहीं करेंगे, यदि हम उसको लिमिट सेट नहीं करेंगे तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस प्रॉब्लम के आंसर्स को ढूंढना, क्योंकि वो लिमिटलेस हो जाएगा। विटनी ने 1964 में इसी के ऊपर कहा था, उसको डिफाइन किया था कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम एक बाड़े में जकड़ देते हैं, एक फैंस में हम उसको जकड़ देते हैं, और जब हम उसको एक फैंस में, एक बाड़े में जकड़ देते हैं तो इसको हम केयरफुली सेपरेट कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे भाग कर सकते हैं, जिससे छोटे छोटे बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिनके आंसर सेपरेटली अलग अलग आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये विटनी ने 1964 में बताया था कि डीलिमिटेशन प्रॉब्लम की क्या होती है। तो लिमिट अगर हमको रिसर्च में डिफाइन करनी है तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी वो जो भी प्रॉब्लम, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम ले रहे हैं उसका टॉपिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले टॉपिक हमको लिखना पड़ेगा और फिर उस टॉपिक से क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। तो जब आप क्वेश्चन निकालेंगे, टॉपिक जब आप सिलेक्ट करेंगे, तब आपको आधे आंसर तो वहीं मिल जाएंगे जिनको आपको ग्राउंड लेवल पे फिर सॉल्व करना है। इसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन को आपको लिखना होगा टॉपिक के अंदर। ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको लिखने होंगे। जैसे मेरा एक रिसर्च का टॉपिक बता देता हूँ कि मैंने जो पीएचडी की थी उसमें मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ सम मॉडिफाइड ड्रग्स। सिंथेसिस, तो मुझे क्या करना था, सिंथेसिस करना था कुछ मेडिसिन का, उनको उनकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करनी थी, उनका बायो इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग करनी थी। तो मेरा टॉपिक था सिंथेसिस एंड बायो इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ सम मॉडिफाइड ड्रग्स। तो बायो इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग मतलब मुझे वहाँ एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करनी है, मुझे वहाँ फार्माकोलॉजी करनी है, एल्बिनो रेट्स लेने हैं,
इसका मतलब मैंने पहले एक टॉपिक चूज़ किया, उस टॉपिक के अंदर फिर मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन डाल दिए, सिंथेसिस एंड बायो इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे वर्ड उसके अंदर डाल दिए जो कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आ रहे हैं। अब मैं सबको आराम से कर रहा हूँ। अब मेरी प्रॉब्लम पूरी इतनी है, सिंथेसिस एंड बायो इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ सब मॉडिफाइड ड्रग्स। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंथेसिस कर रहा हूँ। पहले मेरा क्वेश्चन था सिंथेसिस कैसे करें, तो उसके लिए मैंने लिटरेचर देखा सिंथेसिस कैसे करें। किसका सिंथेसिस करना है, तो किसी एक मेडिसिन का सिंथेसिस करना है, मान लीजिए पैरासीटामोल का करना है, तो पैरासीटामोल का सिंथेसिस मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने फिर लिटरेचर देखा। फिर मुझे उस मैंने सिंथेसिस कर लिया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, मेरे को उसकी बायो इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग करनी है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग के लिए मुझे एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करनी है, तो वो एनालिटिकल टेक्निक मैंने ली। फिर उस पर काम करने के बाद उसका कैरेक्टराइजेशन किया कि जो मैंने नई ड्रग बनाई है वो, अब जैसे मैंने सिंथेसिस किया तो मैंने क्या किया, पैरासीटामोल लिया और उसको सिंथेसिस के दौरान उसमें कुछ आ, दूसरा ग्रुप ऐड करके और उसको मॉडिफाई कर दिया, उसका डेरिवेटिव बना दिया। अब उस डेरिवेटिव का मैंने फिर इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी कर दी और फिर उसका कैरेक्टराइजेशन कर दिया कि भाई जो नई ड्रग मैंने बनाई है क्या वाकई में वो इफेक्टिव है या कुछ ऐसा तो नहीं बन गया। तो उसके लिए मैंने फार्माकोलॉजी की, उसका मैंने IR NMR कराया। तो इस तरह से मैंने एक बड़ा टॉपिक लिया, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया और उसके बाद फिर उस पर काम किया। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। और आखिरी में जो होता है फॉर्मुलेट करना होता है जो भी हाइपोथेसिस हम, अब जैसे अब मेरे दिमाग में टॉपिक आया कि मेरा टॉपिक मेडिसिन को मॉडिफाई करना है, तो मेरे दिमाग में हाइपोथेसिस आई, परिकल्पना आई कि मैं क्या करूँगा, मैं लेबोरेटरी में क्या क्या काम करूँगा। मैं पहले सिंथेसिस करूँगा, फिर उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी करूँगा, फिर उसकी फार्माकोलॉजी करूँगा, ये मेरे दिमाग में आया। फिर मैं कैसे करूँगा वो मैं जाके फिर लैब, तो मैंने पहले क्या किया, उसको फॉर्मुलेट किया, उसकी मैंने एक पूरी मेथड बनाई, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया दिमाग में और फिर उसके ऊपर मैंने काम किया। तो इस तरह से पहले फॉर्मुलेट करना होगा और उसके बाद फिर उसका टेस्ट करना। हिलवे के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी हम टॉपिक चूज़ करते हैं तो हमको ये श्योरिटी रखना पड़ता है कि ये टॉपिक बहुत छोटा भी नहीं हो और बहुत बड़ा भी ना हो। प्रॉब्लम को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए इस तरह की प्रॉब्लम रखनी पड़ेगी ताकि इसके क्वेश्चंस आसानी से ढूंढे जा सकें और उन क्वेश्चन के आंसर भी डेफिनेट होने चाहिए, यानी भटकने वाले नहीं होने चाहिए, एक पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए। प्रॉब्लम की लिमिट्स जो है हमको केयरफुली एकदम डिसाइड करनी पड़ेगी कि इसकी लिमिट्स क्या कहाँ तक रहेंगी और इसमें से जितने भी एरर्स हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा। कोई भी स्पेशल टर्म है उसको डिफाइन करें, जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए जो भी स्पेशल टर्म यूज़ कर रहे हैं उसको हमको डिफाइन करना होगा। अब आते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, या ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन की सहायता से रिसर्चर जो है वो ये बताने में कामयाब होता है कि उसकी स्टडी में क्या चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो स्टडी की थी, जो रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसमें मैंने क्या क्या किया और कैसे किया। तो ये जो मेन वर्ड्स होते हैं इनको स्टेटमेंट में लिखना होता है जिसकी एक लिमिट होती है, लेकिन ये जो मीनिंग है कॉन्सेप्ट के तौर पर एक्सेप्ट की जानी चाहिए वर्ड में, और वर्ड के अलावा और कहीं इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमको इनको एक सेंटेंस के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बता पाएंगे। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाता है, यानी हमको जो है एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को डिफाइन करना होता है, एक अचीवमेंट को डिफाइन करना होता है, एक पर्सनालिटी को डिफाइन करना, एक जेंडर को, एक सोशियो इकोनॉमिक लेवल को डिफाइन करना होता है। इन सब को ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर हमको डिफाइन करना होता है। फिर आता है इवेल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी आप प्रॉब्लम का इवेल्यूएशन कैसे करें। पहला, क्या यह प्रॉब्लम
रिसर्चेबल है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम हमने चूज़ की है क्या वो रिसर्चेबल है, क्या उस पर रिसर्च किया जा सकता है। यानी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है वो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो पाती। जैसे कि इज इट गुड टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन द सेकेंडरी स्कूल? क्या ये अच्छा है कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 11-12 वाले स्कूल हैं, वहाँ हम सेक्स एजुकेशन दें? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये डिबेटेबल है, इस पर डिबेट हो जाएगा लंबा चौड़ा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम चूज नहीं करना है हमको जिस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। हमको ऐसी प्रॉब्लम चूज करना है जिस पर हम रिसर्च वाकई में कर सकते हो। ऐसे ही इज द प्रॉब्लम न्यू? वो जो प्रॉब्लम हमने ली है क्या वो नई प्रॉब्लम है, या पहले पुरानी जो प्रॉब्लम पे लोग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं? तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है वो नई होना चाहिए, क्योंकि पुरानी प्रॉब्लम पे काम करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी काम हो गया है ना उस पर, दूसरे रिसर्चर ने उस पर काम कर दिया है, तो फिर क्या मतलब उस पर काम करने से? तो हमको नया प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। सोसाइटी में नई प्रॉब्लम, ऐसी नई प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है या लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन से बचना होगा, दूसरे के काम को डुप्लीकेट, दूसरी की कॉपी पेस्ट करने से हमको बचना पड़ेगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारा हमको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर पढ़ के हमको पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस पे काम नहीं हो पाया है, अब हम इस पे काम कर सकते हैं। तो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, पुरानी स्टडीज़ को देखना पड़ेगा। तो कोई भी रिसर्चर जो है उसको प्रॉब्लम तब तक नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए जब तक कि वो ये न जान ले कि ये जो प्रॉब्लम है ये नई प्रॉब्लम है। अगर उसको लगेगा कि पुरानी बहुत सारा लिटरेचर इस पे मिल रहा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर इस पे मिल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को तो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर उसमें काम भी करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है, प्लेगियरिज्म में फंस सकता है। तो इससे बेटर है कि कुछ नया काम करें। तो इस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके अलावा इज द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट? क्या प्रॉब्लम का कुछ महत्व है, सोसाइटी को कुछ इस प्रॉब्लम से मिल पाएगा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इससे भला हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो ये सबसे बेस्ट है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी देखना पड़ेगा। इज द प्रॉब्लम इज फिजिबल फॉर द पर्टिकुलर? वो किसी के लिए महत्व रखती है कि नहीं प्रॉब्लम, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें रिसर्च कॉम्पिटेंसी आ जाएगा, यानी रिसर्चर जिस एरिया में क्वालिफाइड है, जैसे मैंने बताया कि रिसर्चर अगर एमएससी कर रहा है केमिस्ट्री में तो वो केमिस्ट्री वाली प्रॉब्लम को ही सॉल्व करे, वो ज्योग्राफी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है रिसर्च। रिसर्चर का इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म होना चाहिए, यानी रिसर्चर जो है जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हो और उसके अंदर काम करने का जुनून हो, उत्सुकता हो, तभी वो काम करे, तभी वो रिसर्च। इसके अलावा फाइनेंशियल कंसिडरेशन, इसका मतलब रिसर्चर के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा उसको। अब जब वो इवेल्यूएबल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हम फाइनेंशियल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो डेटा गैदरिंग इक्विपमेंट होने चाहिए। अब जैसे मैंने जो रिसर्च की उसमें मेरे पास जो था पोलियोग्राफी पे मेरा काम था, तो मेरे पास वो 1.5 लाख का पोलियोग्राफ का इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी था, नहीं तो मैं काम कैसे करता। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे उनकी लैब में इंस्ट्रूमेंट था, वहाँ मैंने काम किया। प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी थी वहाँ पे, प्रिंटर से प्रिंट निकाल के मैं डेटा देख लेता था, उसका एनालिसिस कर लेता था। टेस्ट मटेरियल, ट्रेवल एंड क्लरिकल असिस्टेंट, ट्रेवल के लिए हमारे पास फंड होना ज़रूरी है, क्लरिकल असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल कंसिडरेशन में आती है। इसके अलावा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी हो, उसकी कुछ मदद मिले, कुछ वहाँ से हमको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले, कुछ हमको फेलोशिप मिले, जेआरएफ एसआरएफ मिले, तो ये काम और आसान हो जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंड प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो है अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, नेसेसिटी एंड टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है जो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने में मदद करती हैं? रिसर्चर के रूप में अगर देखा जाए तो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो रिसर्च प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तो जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तब रिसर्चर जो है वो कुछ बाउंड्रीज तय करता है और इन बाउंड्री से कुछ पहले से बने हुए ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखता है और इन ऑब्जेक्टिव से फिर वो अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ये देखता है कि क्या ये डिफ़िकल्ट टास्क है, क्या इंटेलिजेंटली ये काम हो सकता है, कन्फ्यूज़न को हम इंटेलिजेंटली इसमें जितने भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे उनको दूर कर सकते हैं। ये सब रिसर्च ऑपरेशन के अंदर देख सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करती हैं, जो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें। पहली टेक्निक जो है वो है स्टेट ऑफ प्रॉब्लम। पहली जो टेक्निक है वो है स्टेट द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, यानी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक जनरल वे में हम स्टेट करें। दूसरा है, इन सबको मैं अभी ब्रीफली इलाबोरेट करूंगा, पहले ये पॉइंट्स सब देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है उसको अंडरस्टैंड करें। सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, उसके ऊपर क्या क्या लिटरेचर है उसका सर्वे करें ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस पर कितना काम हो चुका है और हमको क्या करना है। गो फॉर डिस्कशन फॉर डेवलपिंग आइडियाज़, अब उस आइडिया को लेके एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करो तो वो आपको और बड़े बेहतर आइडिया दे सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही उस पर काम कर रहे हैं, तो उनके पास और भी ढेरों आइडिया होंगे, वो आपके साथ आइडिया शेयर कर सकते हैं। रीफ्रेज द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रोपोजल, उस रिसर्च प्रॉब्लम को एक वर्किंग प्रोपोजल के रूप में तैयार करें। तो ये सारे जो है स्टेप्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के। तो सबसे पहली स्टेप की बात कर लेते हैं, स्टेट द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे। इसके अंदर जो है हमको डिफाइन करना होता है प्रॉब्लम जनरल वे में, तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा थॉरोली, उसका सर्वे करना पड़ेगा, पायलट सर्वे करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी सर्वे करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को रिलेटेड जनरल वे में। जैसे कि अब अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि कहीं झगड़ा हो गया, कहीं दंगा फसाद हो गया, ऐसी नेगेटिव न्यूज़ को हम ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं बजाय कि कोई पॉजिटिव न्यूज़। तो ये मानव का जो फितरत है कि वो नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं पॉजिटिव की बजाय। जैसे अगर न्यूज़पेपर में आया कि कहीं पर झगड़ा झंझट हो गया या कहीं दंगा फसाद हो गया तो लोग उसको ज़्यादा रीड करेंगे। अगर न्यूज़पेपर में आया है कि कहीं हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ रही है तो लोग उसको पढ़ेंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो हम इसमें इसको रीथिंकिंग कर सकते हैं, ऑपरेशनल टर्म्स के थ्रू इसको नैरो कर सकते हैं। जैसे कहीं रॉबरी हो गई, नेगेटिव न्यूज़ है, करप्शन हो गया, तो पीपल जो है इंटरेस्ट के से उसको पढ़ेंगे। और अगर हमने बोला कि कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। तो यही है कि नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा ध्यान देता है। सेकेंड चीज़ है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के नेचर को समझना कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है। तो रिसर्चर को ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करे, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करे
और उसके नेचर को समझे, उस प्रॉब्लम के नेचर को समझे कि प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ से, उसके ऑब्जेक्टिव को समझे, उस प्रॉब्लम का एनवायरनमेंट क्या है उसको समझे, तब जाके उसकी स्टडी आसान हो जाएगी। इसके अलावा सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, उस पर रिलेटेड जितना लिटरेचर है वो सर्वे करो, उसके रिलेटेड जितने पेपर्स है वो पढ़ो। अब जैसे अगर मुझे मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे काम करना है तो मैं पहले मेडिसिन के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा इस पर क्या क्या काम हो गया है, इसमें किसने मॉडिफिकेशन किसने किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ये अच्छी बात है, फिर उस पर मैं काम करूंगा। तो मैंने जब लिटरेचर सर्वे किया तब मैंने देखा कि मैंने बहुत सारी मेरी जो मेडिसिन है उस पर ज़्यादा मॉडिफिकेशन पे काम हुआ नहीं था, जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। तो लिटरेचर सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, इससे प्रॉब्लम जो होता है वो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो छोटी प्रॉब्लम हो जाती है। रिसर्च गैप पता चलते हैं हमको, उनके बीच में क्या क्या चीज़ रह गई, क्या छूट गई, सामने जो रिसर्च जिसने किया है उसने क्या चीज़ नहीं कर पाया, उस जो चीज़ नहीं कर पाया हम उस पर काम कर लें। तो रिसर्च गैप हमको पता चलते हैं, नया आइडिया हमको मिलता है कि अच्छा ये काम हो चुका है, चलो मैं ये कर लेता हूँ, और रिसर्च को डिज़ाइन करने में मदद मिलती है सब लिटरेचर के कारण। इसलिए सर्वे ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी स्कॉलर होता है, जो भी रिसर्च स्कॉलर होता है, उसका रिसर्च शुरू करने के पहले 6 महीने लिटरेचर सर्वे ही किया जाता है। अगर वो ध्यान से पहले 6 महीने रिसर्च लिटरेचर सर्वे कर ले तो उसकी पूरी रिसर्च आसान हो जाती है। गो फॉर डिस्कशन फॉर डेवलपिंग आइडियाज़, अब उस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी डेवलपिंग आइडियाज़ है उसके लिए डिस्कस करें। इसके लिए कॉन्क्लेव में जाएं, कॉन्फ्रेंस में जाएं, सिंपोजियम में जाएं, और वहाँ जो साइंटिस्ट आ रहे हैं, जो रिसर्चर्स आ रहे हैं, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर करें। वहाँ आपको नए आइडियाज़ आप मिल सकते हैं। तो वहाँ पे कई ऐसे नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी रिसर्च को और आसान बना सकते हैं। इसलिए डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्वे। जब आप डिस्कशन करने जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्वे। अब अगला है रिफ्रेज द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रोपोर्शन, यानी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को रिफ्रेज का मतलब होता है संशोधित करना, संशोधन, यानी पहले से कोई प्रॉब्लम है उसका संशोधन कर दिया, उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे अगर हमारे पास एक कोई इनिशियल रिसर्च क्वेश्चन है कि भाई वाई इज प्रोडक्टिविटी इन जापान सो मच हायर देन इन इंडिया, यानी जापान में प्रोडक्टिविटी इंडिया से ज़्यादा क्यों है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, इसका लिटरेचर देखना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसको उस क्वेश्चन को संशोधित करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रिफ्रेज करना पड़ेगा। और जब हम क्वेश्चन को रिफ्रेज करेंगे, संशोधित करेंगे, तब क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट फैक्टर वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ जापान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द डिकेड 1971 टू 1980 रिलेटिव टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इसको रिफ्रेज कर दिया, वो जो छोटा क्वेश्चन था वो ब्रॉडर था, एक जरूर छोटा रहा था पर वो ब्रॉडर था, इसको अब हमने छोटा क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया कि अभी हमने जापान और इंडिया को पूरे डिके से कंपेयर नहीं किया, उसको हमने एक पर्टिकुलर एरा से कंपेयर कर दिया कि 1970 टू 1980 के बीच के एरा, जो जापान का मैन्युफैक्चरिंग थी वो लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऐसा क्यों? तो इस तरह से जो है कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह से हमने रीफ्रेज कर दिया प्रॉब्लम। अब अगला चैप्टर है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च प्रॉब्लम की हमको एक मेथड बनानी पड़ेगी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन मिलेगा। तो रिसर्च की जो हमको मेथड बनानी है, जिस मेथड के थ्रू, जिस फार्मूले के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो कहलाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का जो फॉर्मुलेशन है ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसके लिए अलग अलग स्टेप्स इसमें आपको दिखाई देगी। इसमें जो स्टेप्स होगी, पहली स्टेप होगी रिसर्च एरिया का सिलेक्शन करना, दूसरा लिटरेचर का रिव्यू करना, तीसरा डीलिमिटिंग
द रिसर्च टॉपिक को लिमिट करना, उसके लिए एक बाउंड्री बनाना। चौथा, रिसर्च प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना, उसका इवेल्युएशन करना। तो यहाँ जो शुरू की 4 प्रॉब्लम्स हैं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, रिव्यूइंग लिटरेचर, डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, इवेल्युएशन द रिसर्च प्रॉब्लम, ये सारा कुछ पहले डिस्कस कर दिया गया है। तो आप वीडियो में पीछे जाओ और इन सबको देख सकते हो कि डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक क्या है, इवेल्युएशन द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और फिर इसमें एक नई चीज़ जो आ गई है, वो फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये इसके बारे में मैं इस दौरान डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि जो फॉर्मुलेशन प्रोसेस है रिसर्च प्रॉब्लम की, वो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हम बताएंगे कि किस तरह से ये जो स्टेप है, ये अपना एक बड़ा ही महत्व रिसर्च प्रॉब्लम के लिए शो करता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है रिसर्चर की एबिलिटी और उस रिसर्च प्रॉब्लम की फिजिबिलिटी। मतलब वो रिसर्च प्रॉब्लम करने लायक है या नहीं, और रिसर्चर जो है, जो काम करेगा उस पर, उसकी ये एबिलिटी है कि नहीं कि वो उस रिसर्च को कर पाए, उतना मेंटल स्टेटस उसका है या नहीं। ये भी प्रॉब्लम उसमें उस रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हेल्प करती है, वो होती है डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्मेट। डिक्लेरेटिव फॉर्मेट और इंटरोगेटिव फॉर्मेट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डिक्लेरेटिव फॉर्मेट क्या होता है? तो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो मान लो इंदौर शहर है, इंदौर शहर के आसपास का जो एरिया जहां ग्रामीण रहते हैं, गांव वाले रहते हैं, उन ग्रामीण इलाके में अगर मलेरिया की प्रॉब्लम फैल रही है, तो उस प्रॉब्लम की स्टडी करना कि उन ग्रामीण इलाके में मलेरिया की प्रॉब्लम क्यों फैल रही है, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी। कि इंदौर के आसपास के ग्रामीणों में मलेरिया के फैलने की स्टडी क्या कहलाएगी? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। और ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, इसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव फॉर्मेट। या फिर एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन सिलेक्टेड कम्युनिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश की कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटीज की सोशल प्रॉब्लम्स को के ऊपर डिस्कस करना, कि उनकी स्टडी करना, ये डिक्लेरेटिव फॉर्मेट कहलाएगा। ऐसे ही इंटरोगेटिव फॉर्मेट यानी क्वेश्चन मार्क वाले, प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव फॉर्मेट में रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई देगी कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया इन प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ अ सिलेक्टेड कमोडिटी। यानी मास मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है सिलेक्टेड कमोडिटीज के सेल्स में। या the choice of either of the format depend on the researcher's preference and institutional policy. तो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है एज कंपेयर टू इंटरोगेटिव फॉर्मेट्स। प्रिफर्ड क्राइटेरिया जो रहता है वो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए क्लियर, प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए। वेरिएबल्स के बारे में बताया जाना चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहिए, रिसर्च सेटिंग के बारे में बताना चाहिए। वेरिएबल जो है वो मेजरेबल टर्म में एक्सप्रेस किए जाने चाहिए, और जो स्टेटमेंट है वो एक स्टडी के टाइप में एक्सप्रेस किए जाने चाहिए। इसके एग्जांपल है, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात करें तो वो मान लीजिए मध्य प्रदेश में रूरल एरिया में, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया की मैं बात करूं, उस स्पेसिफिक एरिया में महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, और उस पर अगर हमको स्टडी करना है उस एरिया के, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी। और जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो ये जो एग्जांपल है ये डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा। जब ये डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा, तब यहाँ हम रिसर्च स्टडी जो रहेगी हमारी वो कैसी रहेगी? डिस्क्रिप्टिव।
वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीमिया के प्रीवेलेंस यानी एनीमिया के रोगी जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे। पॉपुलेशन को हो जाएगी रूरल एरिया वाले, रूरल वुमेन्स जो है मेनली, क्योंकि एनीमिया की प्रॉब्लम जनरली वुमेन्स में होती हैं, तो रूरल वुमेन्स में ये पॉपुलेशन में आ जाएंगे। रिसर्च सेटिंग के अंदर क्या जाएगा, सिलेक्टेड रूरल एरिया, जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया उस एरिया की वुमेन्स। तो इस तरह से हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। अब जो हमारी अगली चैप्टर है वो है चैप्टर 7, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए हमने ये जो टॉपिक है अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ रखा है। तो इसके कंप्लीशन के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।